साथियों, वंदे मातरम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज 21 जून 2025, आज हम बरसात की करीब शुरुआत मानी जाती है 20 जून को। तो इस वक्त पर हम ये वीडियो बना रहे हैं चूंकि हम यहाँ खनन क्षेत्र में रहते हैं। तो यहाँ पर हम किस हाल में फिलहाल हैं। पहली वीडियो मैंने बनाई थी 24 मई 2025 को। तो करीब एक महीने बाद शायद कुछ परिवर्तन हुआ हो, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। साथियों, बड़े दुख की बात है कि मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत हर आदमी को है, और आज जो हमारी दोनों सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार हैं, वो ये कहती हैं कि हर समान, सबका विकास और सबका साथ। इस नारे के साथ में सरकारें चल रही हैं, काफ़ी काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ खनन जोन में आकर के जब हम देखते हैं तो हमें इसके विपरीत देखने को मिलता है। रास्ते की बात और पुल की बात अगर हम करें, रफ्तों की अगर हम बात करें, एक भी रास्ता यहाँ पर ऐसा नहीं है, चाहे वो मेन रोड रही हो, चाहे वो लिंक रोड रही हो, छोटे गाँव को जोड़ने वाली रही हो, जो बची हुई हैं। जिसमें आप रायपुर से लगाओ, मेन रोड जो भी है वो बेहट से जोड़ने वाली है, उसमें काफ़ी गड्ढे बने हुए हैं। जो गंदेवर से चिलकाना मार्ग था वो टूटा हुआ है। इसके अलावा यहाँ से ननौली से एक पठेड़ मार्ग जाया करता था, उस पर तो अगर आदमी चल दे तो वो सुरक्षित पठेड़ तक नहीं पहुंचेगा, ये गारंटी के साथ है कि बड़े बड़े खड्डे उसमें बने हुए हैं। इसी तरह हमारी जो लिंक रोड है, वो लिंक रोड टोटल खत्म है। अब आप ऊपर से ले लीजिए, आप आपका जो हथनीकुंड बैराज से लेकर के जितने रास्ते में गांव पड़ते हैं, चाहे वो नित्यानंदपुर है, चाहे वो आपका कंडाई वाला है, चाहे वो आपका असलमपुर बर्था है, बर्था कोरसी है, और यहाँ ननौली की तो हालत ये है कि वहाँ तो अर्थी भी ले जाने के लिए उसको ट्राली में लाद कर ले जाना पड़ता है, क्योंकि वो खनन मार्ग है और उसमें बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं। जब गर्मी होती है तो धूल पड़ती है, और जब फिर उसकी बारिश होती है तो बहुत भारी मात्रा में कीचड़ वहाँ पर हो जाता है। हमारा अपना गांव नुनियारी पड़ता है। नुनियारी से बच्चे स्कूल में जाते हैं, कुछ कंबो मजरा जाते हैं, कुछ सड़ौली जाते हैं, कुछ पठेड़ के उसमें स्कूल में जाते हैं। तो यहाँ की हालत मैं आपको बताना चाहता हूँ। पचकुए का पुल जो है वो टूटने के कगार पर है, चूंकि ओवरलोड वाहन वहाँ 24 घंटा गुजरते हैं। इसके अलावा आप ऊपर चलो, ये जो कांसीपुर का रपटा है ये भी टूटा हुआ है। जो शेखपुरे का रपटा था ये पहले टूट चुका था। मंझाड़ी को जो बच्चे निकलते हैं, अब स्कूल खुलने वाले हैं, वो इतनी बुरी हालत में है कि वो बनने से पहले ही टूट चुका था। सलेमपुर का पुल जो माननीय निर्भयपाल जी ने बनवाया था वो टूटने के कगार पर है। इसी तरह भूड़, जहां भी आप साकुम्बर से लेकर के अब राजघाट तक जहां भी जितने रास्ते हैं सब टूटे हुए हैं। कहीं मरम्मत के नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, इतनी बात है, अखबारों में कुछ लाइनें हम लोग पढ़ लेते हैं कि फला नेता ने और जी फला रास्ते का पैसा मंजूर करा दिया, हमें पता नहीं वो रास्ते कहाँ बन रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जमीन पर हम बार बार आवाज उठाते हैं। करीब एक महीने के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन रास्ते जिगों के तो यहाँ पर हैं। शेखपुरा में छोटे से रास्ते को बड़े बड़े वाहन निकलते हैं, बड़े मजे की बात है। कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, लोग मर रहे हैं, धूल से अट रहे हैं, कीचड़ से अट रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें तो आपको पता लगेगा कि यहाँ एक नरक जिसको बोलते हैं, पता नहीं स्वर्ग नरक कहाँ होगा, लेकिन अगर किसी को नरक देखना है तो वास्तविकता में जिस दिन बरसात होगी या जिस दिन ज्यादा गर्मी होगी तो धूल में आकर के खनन जोन में देख सकते हैं, और आप बरसात में यहाँ के खड्डे देख सकते हैं। मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, गाड़ी नहीं चल सकती, मरीज को नहीं ले जा सकते, बच्चे नहीं जा सकते। वास्तविकता में जो असली नरक की अगर कोई परिभाषा होगी तो हमारे खनन जोन में है। साथियों, अब मैं उसकी बात करता हूं अवैध खनन के बारे में। अब ये ऐसा क्यों हुआ, मिली भगत किसकी है, ये तो जांच का विषय है। ये तो बाबा जी के दरबार में इसकी एप्लीकेशन हम डालते रहते हैं, आगे भी डाल रहे हैं, और हम कोशिश करें कि उनको हम अरदास करें कि बाबा जी कम से कम इतनी भारी चोरी, अरबों रुपए का यहाँ पर ये खेल हो गया, तो कम से कम इसके बारे में कुछ तो सोचो। आप यहाँ चाहे आपका पचकुआ जोन रहा हो, पचकुए जोन में मैं आपको बताना चाहता हूँ करीब 400-500 बीघा जमीन जो है वो पचकुआ की है, जो ग्राम समाज है, जो बराबर खुद रही है। और वहां पर जो स्टोन क्रेशर है वो करीब 2-3 स्टोन क्रेशर बंद है, बाकी 15 स्टोन क्रेशर हैं जो टोटल अवैध माल का ही काम करते हैं।
सारा अवैध माल वहां से उठ रहा है और उसका फिर अवैध परिवहन वहां से होता है। इसके अलावा वहां से लेकर के आपका आलनपुर रहा, आपका मजार रहा, आपका फिर यहाँ आप नुनियारी हो गया, फिर आपका धौलरा हो गया, फिर आपका रसुल्ली हो गया, फिर टिटोहल हो गया, बरथा असलमपुर हो गया, बरथा कोरसी हो गया। कोई जगह ऐसी बची हुई नहीं है जहां बहुत बड़े पैमाने पर अवैध खनन ना हुआ हो। और ये वीडियो आज डालनी इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि उसमें काफी निशानियां ऐसी है कि पानी जब आएगा तो पानी के साथ यमुना उसको पाट देगी। और इसीलिए ये जितने खनन चोर हैं ये 24 घंटे लगे हुए हैं। 24 घंटे यहां से रेडियो की आवाजें, डंपरों की आवाजें, मशीनों की आवाजें, पत्थर गिरने की आवाजें 24 घंटे यहां पर आती हैं। नुनियारी में धौलरा एक ऐसा घाट है, चाहे कहीं का खनन बंद रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन धौलरे का 24 आवर खनन चलता है। अगर कोई अधिकारी आ भी जाए तो वो इतने तक बंद होता है, घंटे आध घंटे के लिए। और धौलरा से माल हरियाणा को भी जाता है और धौलरा से नुनियारी के करीब 4-5 क्रेशर है जिन पर माल आता है और जिसकी शिकायतें लोग अक्सर बार बार करते हैं। इन छोटे छोटे वास्तों पर प्रतिबंधित वाहन चलते हैं, रेडियो चलती है जिनको प्रतिबंधित बताया गया है, और जो डंपर चलते हैं वो भी बिना नंबर के चलते हैं। तो 24 घंटे। अब सवाल ये होता है कि कई लोग कहते हैं, अब यहां पर मां वैष्णो के बारे में जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, नुनियारी में मां वैष्णो स्टोन क्रेशर है, पता लगा उसकी ओटीपी बंद है। मजे की बात यह है कल दिन में और आज आपका 21 और 20 खूब दबा करके उसने मान लिया। अब वो किन कागजों में दिखाएगा, उनका सीसीटीवी चेक करने वाला कोई नहीं है, यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। कोई एक बार आएगा उसके बाद देख करके चला जाएगा, बाकी चोरी निर्बाध रूप से लगातार जारी है। इसके अलावा और करीब 3-4 स्टोन क्रेशर यहाँ पर ऐसे हैं कि वो जो चोरी का काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और एंट्री की बात अभी कुछ प्रशासनिक लोग पूछ रहे थे कि वो 6-7 रुपए की एंट्री कौन लेता है। तो यहाँ पर जो हमारा मां वैष्णो के जो मालिक हैं उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि 15 रुपए क्विंटल हमें दो, हम 6-7 रुपए एंट्री के निकाल लेंगे और किसी टाइम मर्जी ले आओ, दिन में ले आओ, रात में ले आओ, कभी ले आओ, हम जिम्मेदार हैं। तो जहां पर ऐसे हालात हों वहां पर इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। हम लोग हर टाइम खतरे के घेरे में हैं क्योंकि हम ये आवाज उठाते हैं, क्योंकि ये जो प्रकृति से छेड़छाड़ की हुई है बहुत बड़े महाविनाश की तरफ हमारा क्षेत्र बढ़ रहा है। इसके अलावा यहां से हम लेकर के चले रसुल्ली की, जहां तक बात है रसुल्ली में हमारे नेताजी भी हैं, तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर यहां से खुदाई कराई, हरियाणा में डलवाई। कुछ यहां वालों के स्टोन क्रेशर और स्क्रीन प्लांट हरियाणा में है, माल वहां जाता है, वहां से फिर पत्थर उठ करके वापस इन्हीं क्रेशरों पर आता है। यानी चारों तरफ जो चक्रव्यूह है इन्हीं लोगों का चल रहा है और पूरी तरह से यमुना को बर्बाद किया जा रहा है और अरबों रुपए के राजस्व का चूना सरकार को लगाया गया है। अब आप बरथा असलमपुर में ले लो, आप असलमपुर में जैसे गंगोत्री से आप शुरू हो जाओ, चाहे आप साकुम्बरी को ले लो, रोयल को ले लो, मोदी को ले लो, भगवती को ले लो, श्री साई को ले लो, जयलक्ष्मी को ले लो, आप राजा राम को ले लो, केजीएफ को ले लो, सायंगपुर, नीलकंठ, वृंदा, हरे कृष्णा, जितने भी स्टोन क्रेशर हैं उनमें से चंद स्टोन क्रेशरों को छोड़कर जो बहुत कम गिनती के हैं, बाकी सब पर ये जो काम है चोरी का बराबर मात्रा में चल रहा है और रात दिन चलता है। बड़े बड़े एचएम पकड़े जाते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि अगर 4 एचएम पकड़े गए तो यहां से आगे 1-आधा एचएम दिखाया जाता है, डंपर पकड़े गए उनका माल झड़वा दिया जाता है, अगर रेडिया पकड़ी गई उनको रास्ते में छोड़ दिया जाता है। कौन सा जादू उनके पास है, कौन सा अलादीन का चिराग उनके पास है, हमें पता नहीं है। विभाग, खनन विभाग की एक विशेष जिम्मेदारी है। खनन विभाग कहां है कुछ पता नहीं, कभी पता लगता है खनन विभाग ने आकर के 2 गड़िया पकड़ ली, 1 एचएम पकड़ लिया। अरे यहां तो 24 घंटे चोरी हो रही है, आपने क्या पकड़ा? कुछ भी नहीं पकड़ा साथियों। इसके अलावा हम यहां से ऊपर चले, आपका बरथा कोरसी से ऊपर कस्बा गढ़ है, बहुत बड़ी मात्रा में अवैध खनन है। आपका कंडाई वाला है, लोदीबास में बहुत कई स्टोन क्रेशर बहुत बड़ी मात्रा में चोरी कर रहे हैं जिनको कोई सुनने वाला नहीं है, जहां कोई शिकायत करने वाला भी नहीं है। वहां पर यही प्रतिबंधित रेडिया, यही डंपर, यही एचएम मशीनें, यही पोपलैन, यही जेसीबी रात दिन इसी काम में लगी हुई है आपका। इसीलिए लोदीबास है हथनीकुंड बैराज तक। इसके अलावा अगर यहां से हम फिर हथनीकुंड बैराज से घूमते हैं तो आपका मगनपुरा हो गया, बड़कला हो गया, भाग्यवाला हो गया,
शाकुंभरी देवी का जितना क्षेत्र है, सुंदरपुर का जितना क्षेत्र है और बिहारीगढ़ का जितना क्षेत्र है, कुछ जो गिने मिने लोगों को छोड़ करके बाकी सभी बड़े पैमाने पर चोरी का काम कर रहे हैं, जिसकी हेडलाइंस अक्सर अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं। कुछ लोग अपनी एप्लीकेशन लेकर के भी किन्हीं दरबारों में जाते हैं, खनन अधिकारी के यहाँ भी हमने देखे, माननीय जिलाधिकारी के यहाँ भी जाते हैं, लेकिन पता लगता है कि कार्रवाई के नाम पर जो है वो कुछ नहीं है, जीरो है। तो साथियों, कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरा है, उसको हम ये कह सकते हैं कि बहुत आंशिक रूप में कार्रवाई हुई है। तो अरबों रुपए का यहाँ पर घोटाला ये लोग कर रहे हैं। अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यमुना में पानी आने को है, और जैसे यमुना में पानी आएगा उसमें आपका जितनी भी इनकी निशानियां चोरी की है वो सब निशानियां मिट जाएंगी और ये सब पाक साफ होकर के निकल जाएंगे। कटाव किस ओर बढ़ेगा, किस और नुकसान होगा। एक बात यहां पर और कहनी मैं जरूरी समझता हूं कि अगर अब की बार किसी क्षेत्र का विनाश हुआ, कहीं कटाव लगा, तो हम बार बार वीडियो में कह रहे हैं उसके लिए अवैध खनन जिम्मेदार है, अवैध खनन करवाने वाले ये अधिकारी जिम्मेदार है और अवैध खनन करने वाले ये क्रेशर मालिक जिम्मेदार हैं। तो साथियों, ये खनन के बाद अब मेरे भाई माननीय हमारे ईश्वरपाल जी हैं, जो मेरे से भी बहुत लंबे समय से जो है अवैध खनन और परिवहन के ऊपर अक्सर शिकायतें करते रहते हैं। कई मुकदमे भी इनके ऊपर हुए हैं, मेरे ऊपर भी कई मुकदमे हुए हैं, और उम्मीद है हो सकता है हम अपना जीवन पूरा भी न कर सके क्योंकि सबकी आंखों में रोड़ा अटके हुए हैं। तो अब भाई ईश्वरपाल दो शब्द कहेंगे। ईश्वरपाल जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी तो आपसे एक ही अरदास है, ये जो अवैध खनन हो रहा, ये हो रहा अधिकारियों की देख रेख में। खनन अधिकारी को सारा पता है, उसे तो देखना नहीं आन गए, क्योंकि जब उसकी गाड़ियों में क्रेशरों पर तेल गिरा है वो क्यों करा गया बात। उसे तो केवल आंख बीच के अवैध खनन, अवैध परिवहन, केवल खनन अधिकारी छोड़, यहाँ तो तहसील स्तर में चले जाओ वहां कोई सुनवाई नहीं, जिले में जाओ वहां कोई नहीं। और सही बात तो है कि इसके खनन अधिकारी के यहाँ कोई हमने वीडियो बना के किसी की अवैध खनन की गिरी तो उसकी सूचना उस क्रेशर मालिक पर तुरंत पहुंच जा कि आपकी शिकायत है ली और फला आदमी ने शिकायत गिरी। तो यहाँ तक ये अधिकारी ही इन लोगों की देख रेख कर रहे, और अधिकारियों की देख रेख के बिना ना अवैध खनन हो रहा और ना अवैध परिवहन हो रहा। रही अवैध खनन को पकड़ेंगे, अवैध परिवहन में एक दो ट्रैक्टर किसी का मरेगा, एक दो डंपर पकड़ेगा, उनको पकड़ के हमने आज बहुत बड़े अवैध खनन पर वो कर दिया, बहुत बड़ा अंकुश लगाया। अवैध परिवहन पर अंकुश कहाँ लग गया जब ये 2000-2500 गाड़ियां निकल रही, उनमें से क्या इनको 2-4 गाड़ी ही मिले, वो भी हफ्ते में 10 दिन में। रोज 2-2500 गाड़ियां निकलती है इस क्षेत्र से, और वो सारी अवैध परिवहन के लिखित है। उसके बाद इनका एक गैंग है बहुत बड़ा, जो यमुना से लेकर लास्ट तक जहां तक गाड़ियां जा, ये इनका फिल्डर गैंग। ये इतना बड़ी बीमारी फैला दी हमारे क्षेत्र में, इससे नशा और जी नाश, नशा का इतना बड़ा केंद्र ये बन गया, असमय का केंद्र यहाँ से नशे का कारोबार इतना जुड़ गया कि छोटे छोटी उम्र के छोटे छोटे बच्चे भी इस काम को कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे क्योंकि रोजगार कुछ है नहीं, इस रोजगार पर वो अधिकारियों की रेकी करना और उनसे 1500 रुपए लिए और असमय पीर पड़कर सुन गए। पता नहीं कितने घर इन्होंने वैसे डंपरों ने बर्बाद कर दिए जो मर गए, और कुछ घरों को ये असमय बर्बाद करने लग रही। और ये सारा का सारा ट्रैक्टर प्रतिबंधित, कम से कम 500-600 ट्रैक्टर डेली जा, जो यूं पता नहीं है किस गली में को, किस मोहल्ले में को, कहाँ को निकल के जा, वो उठे जैसे चले, उनका यूं पता नहीं किसके सिर पर दर्द है, किसकी गाड़ी पर दर्द है। कितने लोगों को निवाड़ा बना चुके हैं। और मैं तो सीधा से यह, अगर एक यहाँ मैडम आई थी SDM और रमैया, उन्होंने एक कहा था कि मैं गैंगस्टर लगाकर उनको बंद करूंगी अगर कोई अवैध खनन करता मिला। वो गरीब 1-1.5 महीना ही रह पाई तहसील में, और 1.5 महीने तक किसी ने एक पत्थरी भी नहीं उठाई जमुना से। और अब ये सारा खनन रही। आगे इन्होंने एक वो चला रखी, एक इनकी प्रोग्राम चल रहा उसका स्टॉक का, कि क्रेशरों को स्टॉक की परमिशन दे दो। स्टॉक कहाँ तक करना उन्हें, स्टॉक का सिर्फ कागजों में तो परमिशन दे रही, बाकी तो जमुना पड़ी उन पर खोद लगे, जमुना खोद रहे और बेच रहे।
परमिशन का वो सबूत है कि हमारे पास स्टॉक था। और स्टॉक आया कहां से? खनन अधिकारी स्टॉक की परमिशन देगा, उसने किस आदमी का स्टॉक नापा आज तक आने का कि तुम्हारे पास कहां था आया, कहां स्टॉक है? एक भी क्रेशर पर स्टॉक नहीं है। उन क्रेशरों को स्टॉक की परमिशन दे दी जिनके पते भी नहीं चले अपने क्रेशर के, उनको स्टॉक की परमिशन दे दी। और जो क्रेशर चलती हालत में है उनको वो स्टॉक की परमिशन नहीं दे रही क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो पैसा का खेल चल रहा और इस पैसे ने इतनी बर्बादी कर दी कि मेरा तो पूरा क्षेत्र ही खत्म होने को जा रहा। और हमारी तो एक रास्ते की समस्या नानोली से सलेमपुर मार्ग की सन 2000 में स्वर्गीय निर्भयपाल शर्मा जी ने कभी एक सड़क बनवाई थी, सन 2000 में, जब ये उत्तराखंड भी हमारी उत्तर प्रदेश में ही था। उसके बाद आज तक उसमें किसी ने दो धड़ी बजरी तार खोल ली गया। और योगी जी मेरी तो एक और गुजारिश आपसे, 2012 में अखिलेश यादव ने एक कहा था कि काम बोलता है, इनकी बार में आऊंगा जरूर, लेकिन उसके जो नेता थे वो उन्होंने लाहन तार रखा था। और इस सरकार में आप वाली ने इन अधिकारियों ने लाहन तार रखा, भ्रष्टाचार उस सीमा पर पहुंचा दिया, खटके दोबारा हो सके ये सरकार को नहीं अमन देने के। इन अधिकारियों पर अंकुश ला लो, नहीं तो इस सरकार का भी हालात ऐसे हो जाएंगे जैसे आज समाजवादी वाले दर दर की ठोकरा खाते फिर रहे। जय श्री राम। धन्यवाद ईश्वरपाल जी। एक बात तो इन्होंने बहुत अच्छी बताई है कि वो तो ध्यान देने जाकर मैं भी नहीं कह पाया, ये जो स्टॉक का मामला है इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये खनन विभाग की देखरेख में चल रहा है। जिसके पास खनन, जिसके पट्टा नहीं चल रहा है, स्टॉक है भी नहीं उसका, चूंकि जमुना तो खुद रही है, जमुना खोद करके डाल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। अब ये जो अवैध खनन होता है, इस अवैध खनन से अवैध स्टॉक इन लोगों ने जमा किया। अब उस स्टॉक को खपाने के लिए अवैध परिवहन जारी है, रात दिन चलता है, ओवरलोड गाड़ियां चलती हैं, रास्ते वही तोड़ रही हैं, जिसमें आपका जो प्रतिबंधित वाहन है जिसको ट्रैक्टर रेडी, ट्रैक्टर ट्राली भी कहते हैं और आपका क्या नाम डंपर भी कहते हैं, ये पूरी रात चलते हैं। और आप ये लगाइए कि ये जितना चोरी का माल है सब खपाया जाता है। सड़कें हमारी टूटी, सरकार ने उनको बनाया था, पैसा इन माफियाओं ने कमाया। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सड़कें टूटी हैं इसके जो लोग जिम्मेदार हैं उन लोगों से इन मार्गों को ठीक कराया जाए। और ये जो अवैध परिवहन का खेल है, इस अवैध परिवहन के खेल को बंद किया जाए। अवैध खनन बंद होगा तो अवैध परिवहन बंद होगा। और एक बात और यहां पर मैं, चूंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम इसका दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं, तो 2 पार्टों में ये पूरा होगा। तो इसमें अब चुनाव आ रहे हैं, कुछ ऐसे चेहरे जिन्होंने अब तक सारा काम नंबर 2 का किया है, चोरी का किया है, वो निकल करके बाहर आएंगे, क्योंकि उन्हें नेता बनना है। और नेता, चूंकि उनके पास पैसे की कमी तो है नहीं, वो आधाधुंध पैसा फेंकते हैं, तो जो किसान तो है नहीं जो सोच समझ के पैसा खर्च करेगा। उनको नेता बनना है और नेता बनने के बाद, शीर्ष पर पहुंचने के बाद फिर इस जमुना को लूटना है, ये चोरी करनी है। तो माननीय योगी जी, ऐसे आदमी जो खनन से जुड़े हुए हैं उनको कम से कम राजनीति से अलग रखो, ताकि ये सरकार की बहुत बड़ी चोरी जो है वो रुक सके। जितनी चोरी यहां पर हुई है, इतनी चोरी में तो यहां की सड़कें अब तक 4-4 बार हाईवे बन करके तैयार हो जाते, सब पुल डबल लाइन में तैयार हो जाते, लेकिन ये पैसा जो सरकार के खाते में जाना चाहिए था, ये पैसा इन माफियाओं के घर में चला गया। तो माननीय, मैं अपने अधिकारियों से और माननीय योगी जी से दरखास्त करूंगा कि ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद ये जो लोग इतने बड़े बड़े इन्होंने महल खड़े किए हैं, कई 100 बीघे, 1000 बीघे जमीनें ली है, उसकी जांच होकर के इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और वो पैसा सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसका दूसरा भाग लेकर के हम जल्दी आपके बीच में आएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय श्री राम।